गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग भारत स्किल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो हमें पहले समझना होगा कि इलास्टिसिटी, इस चैप्टर में इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और जो स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ होता है, इन चीज़ों को हमें समझना पहले ज़रूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, जो क्वेश्चन करने के पहले, है ना, क्योंकि तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं इनको। इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? द इलास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स दैट हैव द एबिलिटी टू रजिस्ट अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द सेम फोर्स इज रिमूव्ड, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी पे, है ना, ये मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ जॉइंट है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर की ओर एफ। तो एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जिसको यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन लाते हैं, है ना, इसको डिफॉर्म करते हैं, इसके शेप और साइज में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, या दोनों में, है ना। इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है या बाहर है ना। तो जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या हम क्या बाहर की तरफ इसको खींच रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो जब बाहर की तरफ इसको खींचेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा, इसके शेप एंड साइज में इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये यहाँ पे फोर्स लगाया तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से हो गया, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको खींचा, तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इतना ये लंबा हो गया ना, इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो गई, अब हम फोर्स हमने लगा के इसमें लंबाई में वृद्धि की, इसको फोर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब इस फोर्स को हमने हटा लिया तो इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल कहलाते हैं कि जब हमने बार बार लगा के डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसकी लंबाई में हमने वृद्धि की, और जब हमने ये जो बाय वाला हम लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हटा लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए जैसा पहले था, है ना। ये कह रहा है कि जब फोर्स इज रिमूव तो मटेरियल क्या हो जाए, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या कर ले, उसमें रिटर्न आ जाए, उसको रीगेन कर ले दोबारा, है ना। तो इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल कहते हैं जिसमें हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जब हम वो बाय बल हटा लेते हैं तो वो जो मटेरियल अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलास्टिक मटेरियल, है ना। अगला है प्लास्टिसिटी। क्या होती है, अब प्लास्टिसिटी क्या है, या प्लास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम बाय बल लगा के जहाँ पे उसको हम खींच के छोड़ देंगे वो वापस नहीं आएगा, वहीं पे उसी शेप को धारण कर लेगा जिस शेप में हम फोर्स लगा के उसको छोड़ देंगे, है ना। ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब जो इलास्टिक मटेरियल्स हैं इनको एग्जांपल देख लीजिए, है ना, कि इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद ये है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक में दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं बाई हीटिंग एंड कूलिंग। इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर करके, है ना, उसको ठंडा और गर्म करके उसमें परिवर्तन करके हम उसको अलग अलग तरीके से बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज रिसाइकलिंग करके। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको कैन नॉट बी मॉडिफाइड अगेन। एक बार आपने उसको कोई शेप दे दिया तो उसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, है ना। और जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं रीयूजेबल होते हैं, है ना, इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल की उनको हम बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लीजिए, है ना। एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है ना, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मटेरियल, है ना, वही बताया, जब कोई बार बार किसी मटेरियल पर लगता है, देयर इज अ चेंज इन इट्स डायमेंशन एंड शेप। उसके डायमेंशन और उसके शेप में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है ना। द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन। तो जो ये चेंज आया उसके डायमेंशन और उसके शेप में, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन, है ना। जैसे यहाँ पे ये फिगर था, है ना, इसमें हमने क्या किया, इसको हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको खींचा बाहर की तरफ। तो जब ये पहले इसकी लेंथ ये थी,
अब इसकी लेंथ खींचने के बाद ये हो गई, है ना। तो जो इसके लेंथ में परिवर्तन आया ये, है ना, इसको हम डेल्टा एल से दिखा सकते हैं। तो जो ये चेंज इन लेंथ है, जो परिवर्तन है, ये क्या कहलाता है? स्ट्रेन, है ना। तो वही कह रहा है ये कि जो जब डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, जो डिफॉर्मेशन आया है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यहाँ भी लेंथ है और यहाँ भी लेंथ, तो जो भी लंबाई का यूनिट होगी वो कट जाएगी। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जो डायमेंशन पहले था वो नीचे रहेगा और जो चेंज इन डायमेंशन हुआ, है ना, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो बटे ओरिजिनल लंबाई। अब स्ट्रेन 3 तरह के होते हैं, है ना। स्ट्रेन 3 तरह के होते हैं। पहला है लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो डायमेंशन में परिवर्तन हो रहा है। जब ये परिवर्तन किस में हो? लेंथ में हो, लंबाई में हो, है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका फार्मूला बनेगा। तो ये स्ट्रेन क्या कहलाता है? लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। लेटरल स्ट्रेन क्या कहलाता है? जब चेंज इन एरिया, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब उसके एरिया में परिवर्तन हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, तो वो स्ट्रेन क्या कहलाता है? जो उसमें परिवर्तन आएगा डायमेंशन में, वो क्या कहलाएगा? लेटरल स्ट्रेन। और एक होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब चेंज इन वैल्यूम, जब उसके वैल्यूम में, उसके आयतन में परिवर्तन होगा हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, तो वो स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। इसमें एक होता है पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है रेशियो? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, है ना। लीनियर जो लंबाई में चेंज होता है और लेटरल कौन सा कहलाता है? जो एरिया में होता है चेंज, है ना। तो पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, इसको दर्शाते हैं 1/m से। इसके बाद है इसमें स्ट्रेस, है ना। अभी पहले हमने क्या देखा था? स्ट्रेन। स्ट्रेस द इंटरनल अपोजिट फोर्स टू द एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेस है इंटरनल फोर्स होता है ना, इंटरनल अपोजिट फोर्स टू द एक्सटर्नल लोड, है ना, पर यूनिट। जब हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं पर यूनिट एरिया पर, तो उसका अपोज करने के लिए जो इंटरनल मटेरियल के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस, है ना। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड, जो हमने बाह्य बल लगाया है, एंड द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल मटेरियल ऑफ मटेरियल, है ना। जैसे ये कोई मटेरियल है सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाता है? अगर ये सिलेंड्रिकल है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाएगा, है ना, जो कि क्या होगा? एक सर्किल होगा, है ना। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझें तो जो NCERT की बुक होती है उसमें कुछ, ये कोई मटेरियल है जिसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इनमें आपस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो क्या स्प्रिंग रूप में दिखाया गया है। ये ऐसे एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम यही मान लीजिए इस मॉलिक्यूल्स को हमने बाह्य बल लगा के खींचा, जब इसको हम खींचेंगे, अब इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, है ना। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा इसमें, जो ये चाहेगा, हम जब खींचेंगे तो ये चाहेगा कि हम अपनी पुरानी पोजीशन को गेल कर लें, है ना। जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे तो अपनी पुरानी पोजीशन में आने चाहेगा। वो कैसे आएगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको खींचेगा, है ना, इधर की ओर रिस्टोर करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर की ओर, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको ऊपर की ओर अपनी पुरानी पोजीशन में ले जाएगा, है ना। एक सीमा तक हम अगर खींचेंगे तो ये वापस आ जाएगा। सीमा के बाहर खींच देंगे तो हो सकता है ये ना भी है, लेकिन एक लिमिट तक इसको हम फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये क्या होगा? अपनी पुरानी पोजीशन में आएगा। किस फोर्स के कारण? रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, जो एक्चुअल में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसकी वजह से ये इसी प्रॉपर्टी के कारण इलास्टिसिटी का गुण आता है मटेरियल में, है ना। ये कि एक लिमिट तक क्या होगा? ये अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करेगा, है ना। तो ये जो फोर्स, जो अंदर फोर्स जनरेट हो रहा है इसका रीस्टोरिंग फोर्स, यही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। जो मटेरियल के अंदर जब हम उसको लोड लगा के, बाहरी लोड लगा के खींचते हैं तो उसका विरोध करता है ये अपोजिट फोर्स, है ना। इंटरनल फोर्स है मटेरियल का,
यही फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है ना, जो कि इसके बराबर होता है। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके आगे है टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स, है ना। ये मटेरियल है, इसमें क्या कह रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, और ये एक ही एक्सिस पर लगेंगे, है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब दो इक्वल अपोजिट बाहर की तरफ फोर्स लगते हैं, इसको हम इसमें यहाँ पे खींच रहे हैं, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, फोर्स बराबर होंगे और एक ही एक्सिस पर होंगे। इसके कारण क्या होगा, इसकी लंबाई पहले ये थी, अब इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो जो ये फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, इसके कारण क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसके इस तरफ फोर्स लगेगा अंदर की ओर, इसके विपरीत दिशा में ये फोर्स लगाएगा इसको रिगेन करने के लिए अपनी पोजीशन। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। एक्सियल पुल्स, द मटेरियल टेंड्स टू इंक्रीज इन लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। जो इस टेंसाइल फोर्स के खिलाफ जो इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। तो टेंसाइल में क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ इसको पुल करते हैं, लेकिन ये टेंसाइल क्या होगा, एक्सियल होने चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेस, है ना। उसमें हम बाहर की ओर खींच रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगेगा इसमें, है ना, ये कहलाएगा। लेकिन ये भी एक ही एक्सिस पर होंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट, एक है ना, इसको आपस को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके बाद है इसमें शेयर स्ट्रेस। ये क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, यहाँ भी इक्वल, ये दोनों फोर्स क्या इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन ये क्या है, एक्सियल नहीं है, टेंजेंशियल है ना। ये क्या है, एक ही लाइन पे लग रहे थे, एक ही एक्सिस पर, इन दोनों का एक्सिस अलग अलग है। तो ये क्या, इस तरह का फोर्स जो लगता है क्या कहलाता है, शेयर फोर्स। यहाँ पे ये दो मटेरियल हैं, ये रिबिट द्वारा जॉइंट है ना। तो एक इसको इधर खींच रहा है कि इधर, तो इसमें कैसे फोर्स लगेगा, इसको और हम समझे तो मान लीजिए ये कोई मटेरियल है जो है नीचे से फिक्स है, अब हम इधर से इसमें फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर से फिक्स है, ये पहले ऐसे था, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। ये पहले सीधा था, अब ऐसे हो गया, है ना। तो इस तरह का जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, डेल, इतना इसमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो, ये परिवर्तन हो गया, इसकी लंबाई क्या है, एल, है ना। तो यहाँ भी ऐसे होगा, रिबिट में ये फोर्स खींचेंगे तो यहाँ भी यही परिवर्तन आएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का फोर्स क्या कहलाता है, शेयर फोर्स कहलाता है, जो इक्वल एंड अपोजिट होता है लेकिन टेंजेंशियल होता है ना, एक्सियल नहीं होता। अगला इसमें टॉर्सनल स्ट्रेस, व्हेन अ सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट कपल्स एक्टिंग ऑन अ पैरेलल प्लेन्स, है ना। ये टॉर्सनल स्ट्रेस है ना। इसमें क्या होता है, ये जैसे सॉफ्ट है तो इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट कपल्स लगेंगे, ये इधर घुमाएगा, ये उल्टा घुमाएगा, है ना। तो इसमें घुमावदार सॉफ्ट में क्या होता है, फोर्स लगता है, लोड, है ना। जिसे हम कपड़ा वगैरह निचोते हैं तो ऐसे घुमाते हैं, है ना। तो एक इधर घुमा रहा है, एक इधर इस दिशा में घुमा रहा है ना। ये टॉर्सनल स्ट्रेस कहलाता है। अगला है इसमें हुक्स लॉ, है ना। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया रिलेशनशिप किसके, स्ट्रेस और स्ट्रेन के। उनके अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट, है ना। इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं, इलास्टिक लिमिट मतलब जहाँ तक हम बल लगा के छोड़ दें इस मटेरियल को तो वो अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लें, वो लिमिट क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। तो उस लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है। अब यहाँ स्ट्रेस बराबर, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, ई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
इसी ई को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं ना। तो हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। इसके बाद होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। एक होता है इसमें बल्क मॉडुलस के, जिसको हम डिनोट करते हैं के से, ये होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन तीनों के बीच रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू 2n इंटू 1 + 1/m, ये यंग मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन दोनों के बीच ये रिलेशन है इक्वल टू 3k 1 इंटू 1 - 2/m, ये क्या है, बल्क मॉडुलस। तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है 1/1, m क्या है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो। अगला है इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। द मिनिमम लोड एट बीच अ मटेरियल डेवलप फेल्यूर इज कॉल्ड एज अल्टीमेट और ब्रेकिंग लोड। ये ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी मटेरियल में बल लगा रहे हैं, है ना, बल लगा के उसको खींच रहे हैं, तो कुछ समय तक वो इलास्टिक लिमिट पर रहता है ना, उसको छोड़ेंगे तो वापस आ जाता है, उससे ज़्यादा खींच देंगे तो जिस पोजीशन पर हम छोड़ देंगे उसी पोजीशन में वो रह जाएगा, है ना, वो प्लास्टिक जोन में हो जाता है। उसके बाद भी हम उसको खींचते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो वही लोड क्या कहलाता है, अल्टीमेट लोड कहलाता है। अगर जिससे ज़्यादा हम मटेरियल में बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही कह रहा है कि द मिनिमम लोड एट बीच, वह मिनिमम लोड जो मटेरियल में क्या करे, फेल्यूर डेवलप कर दे, है ना, तो वो क्या कहलाता है, अल्टीमेट लोड कहलाता है ना। द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मटेरियल एट अल्टीमेट लोड इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। उस समय जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है मटेरियल में वो क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर क्या होता है, अल्टीमेट लोड अपॉन एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, है ना। अल्टीमेट लोड वही है जिससे ज़्यादा लोड लगाने पर एक पॉइंट तक मटेरियल लोड सहेगा, उससे ज़्यादा लोड लगा देंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें फेल्यूर डेवलप हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो अधिकतम लोड वो मटेरियल सह सकता है ना, उसके बाद लोड लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो वो अल्टीमेट लोड कहलाता है। इसके बाद होता है वर्किंग स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस कहते हैं। ये क्या होता है, द लोड विच इज कंसीडर्ड सेफ फॉर द मशीन एलिमेंट इज नोन एज सेफ लोड और वर्किंग लोड, है ना। सेफ लोड वो लोड होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि मशीन एलिमेंट के लिए ये लोड क्या रहेगा, सेफ रहेगा, है ना। जैसे एक सोफ़ा है तो उसमें उसका वर्किंग है, उसमें एक आदमी बैठ सकता है, लेकिन अधिकतम क्षमता उसकी बनाई जाती है कि 2 आदमी बैठेंगे, वहाँ तक वो सह सकता है। तो वर्किंग स्ट्रेस जिसको हम सेफ मानते हैं इस लोड को, और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट लोड क्या है, वो मैक्सिमम लोड है, जहाँ पर वो अगर उससे अधिक लोड लगाएंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टर्म होता है जिसको हम FOS कहते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेफ स्ट्रेस, है ना। अगला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, है ना। ये स्ट्रेस है या लोड, या इधर स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे या इलांगेशन, है ना। ये फिगर ये बना हुआ है ग्राफ, है ना, बुक का ग्राफ भी देख लीजिए आप। तो इसमें क्या है, इन द बिगिनिंग देयर इज स्ट्रेट लाइन, है ना, रिलेशनशिप इट कंटिन्यूअस अप टू ए। यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ से लेके पॉइंट A तक जहाँ दर्शाया गया है, ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है पॉइंट A तक, है ना। इसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। ये क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहीं तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के पॉइंट A तक, है ना। और आगे है पॉइंट B। पॉइंट B क्या, इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक क्या है, इलास्टिक लिमिट है पॉइंट B तक, है ना। लेकिन है क्या, पॉइंट A तक ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसीलिए पॉइंट यहाँ तक क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है पॉइंट A तक। इलास्टिक मटेरियल यहाँ तक है,
लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी दर्शा रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच वो पॉइंट ए तक है, मतलब हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड है। ये इलास्टिक कहाँ तक है, मतलब पॉइंट बी के पहले तक। हम अगर पॉइंट बी तक मटेरियल को हम लोड हटा लेंगे तो मटेरियल क्या होगा, अपनी पुरानी पोजीशन को गेन कर लेगा। इसके बाद हम लोड लगाएंगे तो वो पुरानी पोजीशन में नहीं आएगा, लेकिन बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। ये बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। इसके बाद क्या होगा, अप टू अ पॉइंट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इलांगेशन टेक्स प्लेस इवन विथ अ स्लाइट इंक्रीज इन लोड। इसके बाद क्या होता है कि ये कह रहा है अमाउंट ऑफ इलांगेशन टेक्स प्लेस इवन विथ अ स्लाइट इंक्रीज इन लोड। हम लोड बहुत कम बढ़ाते हैं तो हमारा इलांगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इस सी पॉइंट पर, है ना। जैसे इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते थे एक ऐसा समय आता है कि हल्का सा लोड बढ़ाने से भी इलांगेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट सी पर होता है ना। द पॉइंट सी वेयर इज ऑकर्ड इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट सी क्या कहलाता है, यील्ड पॉइंट। इसके बाद हम लोड बढ़ाते जाते हैं स्ट्रेस, तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। और जो पॉइंट डी है ये क्या होता है, मैक्सिमम लोड या अल्टीमेट लोड इज रीच्ड, है ना। ये मैक्सिमम लोड है, जहाँ तक ये जाता है लोड मटेरियल सहन कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, मटेरियल में नेकिंग शुरू हो जाती है और वो आके यहाँ क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ई पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। इसके बाद हम लोड नहीं बढ़ाते, ये अधिकतम पॉइंट है जहाँ तक ये मटेरियल लोड सह रहा है। इसके बाद हम लोड हटा भी देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोड है, ये इसको कहते हैं हम अल्टीमेट लोड, है ना। तो पॉइंट ए क्या कहलाता है, यहाँ तक क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बी है इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक मटेरियल को हम छोड़ देंगे तो हमारी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। यील्ड पॉइंट है, जहाँ पे यह होता है कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाने पर इलांगेशन ज़्यादा शो करता है कुछ समय के लिए। ये यील्ड पॉइंट कहलाता है। और ये क्या है, अल्टीमेट मटेरियल। इसके बाद मटेरियल क्या होता है, फ्रैक्चर, नेकिंग शुरू हो जाती है और ये फ्रैक्चर हो जाता है ना। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो ये कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, जो कि भारत स्किल में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन शुरू होता है 148 से, है ना। विच इज इलास्टिक मटेरियल। तो इसका आंसर क्या होगा, नायलॉन, है ना। जो नायलॉन है वो क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, है ना। तो थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, विनाइल पॉलीमर, है ना। थर्मोप्लास्टिक वो मटेरियल होते हैं जिनको हम बार बार रिसाइकलिंग करके यूज कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल के लिए कितना परसेंट स्ट्रेस उसकी ओरिजिनल लेंथ से अलाउड है ना। मैक्सिमम परसेंटेज ये क्या होता है, 300% तक, है ना। ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल माना जाता है जिसमें स्ट्रेस कितना है, अलाउ है ओरिजिनल लेंथ से 300% तक, है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या कहलाता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, है ना। ये इसमें दोनों आप ऊपर लंबाई नीचे भी लंबाई है तो कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होता है, जब हम लेंथ की बात करें तो क्या होता है, वो लीनियर स्ट्रेन होता है ना, लीनियर स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मैंने बताया क्या होता है, पॉइजन रेशियो, जिसको हम 1/m लिखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। तो ये डेल एल्स दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो क्या होता है, स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया, है ना।
ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच फोर्स एक्ट ऑन रिविट, है ना। एग्जाम्पल हमने दिया था रिविट, है ना, जैसे ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह के में कौन सा स्ट्रेस लगता है, तो कौन सा होता है, शेयर फोर्स, है ना। इस तरह में कौन सा लगता है, रिविट में शेयर फोर्स, ये उसी का। विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना, जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ये इक्वल हैं दोनों, अपोजिट हैं लेकिन कैसे हैं, टेंजेंशियल, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, है ना। बल्क मॉडुलस जिसको हम डिनोट करते हैं के से, वो क्या होता है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये क्या होता है, हुक्स लॉ, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट सी, अभी हमने पढ़ा यहाँ तक, क्या ए तक रहता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी क्या है, यील्ड पॉइंट, और डी क्या है, अल्टीमेट लोड। तो सी में क्या होता है, यील्ड पॉइंट, है ना, सी पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्टेन बाय अ मटेरियल बिफोर रैप्चरिंग, मैक्सिमम स्ट्रेस वो क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, उसके बाद क्या होता है, मटेरियल रप्चर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड, अभी हमने बताया जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या हम कहते हैं इसको सेफ स्ट्रेस, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, ये क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड बटे एरिया, है ना, एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, तो अल्टीमेट लोड है तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट बी डिनोट्स इन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है, तो पॉइंट बी की बात कर रहा था, तो पॉइंट बी क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ये क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स एक्ट ऑन अ क्रैंक शाफ्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेस, है ना। शाफ्ट पे कौन सा स्ट्रेस लगता है, टॉर्सनल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना, इनके एग्जाम्पल हमने दिखाए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, मेलामिन, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ना, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो आई होप आपको आज क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।